पिछले 2 साल से मैं प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग कर रहा हूं, जहां पर मैंने इंडिया के बेस्ट 3 से 4 कंपटीशन खेले हैं और आज तक प्रो कार्ड तो दूर की बात, मेरा कोई मेडल भी नहीं आया। तो अब मेरे पास भाइयों 2 ऑप्शन बचे हैं। पूरी फिटनेस इंडस्ट्री को ओपन चैलेंज है मेरा, जितने भी फिटनेस एथलीट है इंडिया में। जेब हमेशा खाली रहेगी, जितना कमाओगे सब बॉडी पे लग जाएगा, सिर्फ नाम और फेम मिलेगा और नाम फेम से घर नहीं चलता। चलो प्रो कार्ड मैं भी क्लियर कर लूंगा, क्वालिफाई कर लूंगा, मिलेगा क्या? और आप बॉडी बिल्डिंग करना चाह रहे हो तो भाई प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के कोई और गेम चुन लेना, बॉडी बिल्डिंग मत करना मेरे भाई। 6 पैक भी बन गया, आप कंपटीशन खेलने भी चले गए, आप जीत भी गए, प्रो कार्ड भी जीत गए, ओलंपिया भी क्वालिफाई हो गए। आपको क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा, कोई टका नहीं मिलेगा आपको। मैं 4 दफा क्वालिफाई हूँ, मेरे को क्या मिला? कुछ नहीं मिला। इस वीडियो में दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं कि खुद बॉडी बिल्डर्स बताते हैं बॉडी बिल्डिंग की सच्चाई, और आज उन्हीं की जुबानी से जानेंगे स्पोर्ट की सच्चाई। और दोस्तों मैं साथ ही में बॉडी बिल्डिंग से जुड़ी भी बहुत सारी अपडेट्स भी लेकर आ चुका हूँ और खबरें आ रही हैं, तो फिर इस वीडियो को शुरू करते हैं। ऑलराइट, सो हेलो इनसाइडर्स, मेरा नाम है असीम और आप लोग देख रहे हो बॉडी बिल्डिंग इनसाइडर। तो दोस्तों बढ़ते हैं इस वीडियो की सबसे पहली अपडेट के साथ, और सबसे पहली अपडेट आती है इंडियन रॉक की तरफ से। और इंडियन रॉक दोस्तों हमारे दीपक नंदा भाई जो है अपनी करंट फिजिक अपडेट अपने इंस्टाग्राम पे दिखाते हैं, और हम लोगों को ये इन्फॉर्म करते हैं कि उनका करंट वेट है 116 kg और उनकी बल्किंग सीजन जो है उनका चल रहा है, और अपना मसल मास गेन करने पे उनका पूरा फोकस इस टाइम पे चल रहा है। और ये पोजिंग कहाँ पर कर रहे हैं? ये तो भाई बीच सड़क पे पोजिंग करना शुरू हो गई। ये तो भाई मतलब अलग ही लेवल की जो है डेडिकेशन दिखा रहे हैं दीपक नंदा भाई, और अलग ही लेवल की कमिटमेंट है। खैर वो तो बॉडी बिल्डर्स की कमिटमेंट अलग लेवल की होती है। और दोस्तों दीपक नंदा जो है अपनी क्लासिक पोजिंग इस अपडेट के अंदर करके दिखा रहे हैं। लेग्स और इनकी क्वाड्स पे देखा जा सकता है कि अच्छा खासा जो है इन्होंने साइज गेन करा है, पहले से ज्यादा थिक है उनकी लेग्स, और साथ ही में जो उनकी रेस्ट ऑफ द बॉडी है वो भी पहले से जो है ज्यादा बल्की लग रही है। ऑब्वियसली वो गेनिंग सीजन पर है, लेकिन जो मेरा बार बार फोकस जा रहा है वो है उनके मिड सेक्शन पर। आप सभी लोगों को मालूम है कि क्लासिक फिजिक के अंदर एक एस्थेटिक और एक लीन फिजिक, एक खासकर एक लीन मिड सेक्शन की जो है रिक्वायरमेंट होती है। खासकर क्लासिक फिजिक वाले काफी अच्छा वैक्यूम करते हैं। यहाँ पे दोस्तों अभी उनकी तरफ से वैक्यूम नहीं देखने को मिला है, और मिड सेक्शन जो है हल्का सा जो है बाहर वाली साइड पर नजर आ रहा है, मतलब बाहर आ रहा है। ऑब्वियसली अभी वो बल्किंग कर रहे हैं और उनकी ये काइंड ऑफ गेनिंग सीजन की अपडेट है। बट हाँ, जब वो स्टेज पर चढ़ते हैं तो फिर अच्छा खासा वैक्यूम भी करने के लिए ये जाने जाते हैं, और अच्छा खासा वैक्यूम ये कर लेते हैं स्टेज पर। ऑब्वियसली जो इंडियन रॉक को फीडबैक मिला था जजेस की तरफ से वो था कि उनको अपनी थाई मसल जो है ज्यादा बड़ी करनी पड़ेगी और उनको अपना साइज लेकर आना पड़ेगा स्टेज पे। कंडीशन तो वो ले आते हैं, बट इस बारी दोस्तों साइज और कंडीशन का कॉम्बिनेशन उनको लेकर आना पड़ेगा, बिकॉज पिछली बार जो है प्लेसिंग इतनी अच्छी खासी नहीं आई थी, इनकी 7th प्लेसिंग आई थी। उम्मीद तो यही है कि इस बारी जो है बेटर प्लेस आएगी इनकी तरफ से। दिल्ली का शेरू क्लासिक इनका अगला शो हो सकता है। बाकी देखते हैं दोस्तों क्या अपडेट आती है इंडियन रॉक की तरफ से, कैसे नजर आ रहे हैं, आप लोग अपने थॉट्स बता सकते हो। अगली अपडेट पे पढ़ते हैं गाइस, और अगली अपडेट आती है मीमो युवराज की तरफ से। हालांकि इस वाली अपडेट के अंदर मेंशन नहीं करते हैं कि उनकी लेटेस्ट अपडेट है, बट दोस्तों पिछले साल जो इन्होंने कंप्लीट करा था अपना पिछला शो, वो था मुंबई का मुंबई प्रो शो, और वहां पर दोस्तों उनकी 13th प्लेस आई थी, मतलब आउटसाइड ऑफ द टॉप 10। और दोस्तों इस बारी उनको प्रूफ करना ही पड़ेगा, इस बारी वो चेंजेस उनको लेकर आने पड़ेंगे स्टेज पर। ऑब्वियसली अपडेट्स के अंदर जो है इंप्रेसिव नजर आ रहे हैं विथ और वैस्कुलैरिटी के साथ में, लेकिन वही चीज स्टेज पर उनको शो करनी ही पड़ेगी। स्टेज पर मालूम नहीं इनके साथ क्या हो जाता है, बट मीमो को दोस्तों इस बारी अपनी पूरी कोशिश करनी पड़ेगी कि स्टेज पर भी वही चीज लेकर आए जो ये अपडेट्स में हम लोगों को दिखाते हैं। जो अपडेट्स के अंदर इंप्रूवमेंट नजर आती है वही चीज इनको स्टेज पर भी दिखानी पड़ेगी। और एज ऑलवेज से दोस्तों इनके साथ साइज का जो है थोड़ा बहुत मतलब काफी हद तक कंसर्न रहा है मीमो के साथ, और मीमो दोस्तों इस बारी इनको तो प्रूफ करना ही पड़ेगा। जब तक ये साइज नहीं लेकर आ जाते स्टेज पर, और जब तक अपना जवाब नहीं देते कि यस मैं साइज लेकर आया हूं, मैं इंप्रूवमेंट लेकर आया हूं स्टेज पर, और इंप्रूवमेंट आती है इनकी रैंक पे, तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता। और पॉजिटिव दोस्तों मैं कहूंगा कि पॉजिटिव ही हमको रहना पड़ेगा, और मीमो अच्छा परफॉर्म करे ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। वहीं पे दोस्तों हमारी अगली अपडेट आती है अभिषेक यादव की तरफ से, और कोई मेजर फिजिक अपडेट इनकी तरफ से नहीं देखने को मिली है। बस ये वाली फोटो अभी इन्होंने अभी डाली है अपने इंस्टाग्राम पे। और दोस्तों अभिषेक जो है इनको भी वही वाली चीज मैं बोलूंगा जो मैंने मीमो के बारे में बोली थी, साइज जो इनको बोला गया था कि अपनी बैक पर इंप्रूवमेंट लानी पड़ेगी। इनके साथ दोस्तों शो डे वाले टाइम पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, और इनको फीडबैक भी मिला था कि इनको अपने बैक पर इंप्रूवमेंट लानी पड़ेगी। और पिछली बार की बात है शेरू क्लासिक में कि बहुत ही कंडीशन आ गए थे, बट कहीं ना कहीं फिर फुलनेस इनकी फिजिक में मिसिंग हो गई थी। अभिषेक को दोस्तों इस बारी अपना फॉर्मूला क्रैक करना ही पड़ेगा और अपना जवाब देना ही पड़ेगा फैंस को। इनके जो फैंस है, जो इनके कट्टर फैंस है, वो इनसे उम्मीदें लगा के रखे हुए हैं कि अभिषेक जो है
इस बारी प्रो कार्ड नहीं तो गोल्ड मेडल इनकी तरफ से आएगा ही आएगा। हालांकि 2022 में काफ़ी नज़दीक आ गए थे प्रो कार्ड के लिए गोल्ड मेडल जीतने के बाद, लेकिन उसके बाद आपको पता है क्या हो गया था, प्लेसिंग फिर नीचे चली गई थी इनकी। तो बुरा वक्त हालांकि हर एक एथलीट के लाइफ में आता है, बट देखना पड़ेगा दोस्तों, इनके लिए एक बहुत ही बड़ा टेस्ट होगा। इनकी जो ये वाली प्रेप होगी, जो अगला शो ये कंप्लीट करते हैं, अभिषेक के लिए एक टेस्ट होगा कि अपनी फिजिक कैसी दर्शाते हैं, कैसी फिजिक अपनी लेकर आते हैं विद इंप्रूवमेंट्स। जो इस बारी बहुत से लोग हर बार की तरह उम्मीदें लगाए हुए हैं कि अभिषेक अपनी इंप्रूवमेंट लेकर आएंगे, और जब तक इंप्रूवमेंट नहीं आती है तब तक फिर रिजल्ट हम लोगों को स्टेज पर नहीं देखने को मिलेगा। तो दोस्तों ये थी कुछ अपडेट अभिषेक की तरफ से। नेक्स्ट हम लोग दोस्तों बात करते हैं सुंदरम के बारे में, और सुंदरम भी दोस्तों आई बिलीव जो इनका लास्ट शो था वो था मुंबई का एमेच्योर ओलंपिया, और तब से लेकर अब तक दोस्तों अभी तक कोई मेजर फिजिक अपडेट तो इनकी तरफ से नहीं आई थी एक्सेप्ट अब तक। और अभी दोस्तों सुंदरम ने अपनी हाल फिलहाल की फिजिक अपडेट दिखाई है, और एक दिन पुरानी अपडेट, और यहाँ पे वो लिखते हैं कि 10 वीक्स आउट, और 10 हफ्तों के बाद दोस्तों जो शो मुझे लग रहा है वो कंप्लीट करेंगे वो होगा जून का शेरू क्लासिक, जहां पर ये प्रो कार्ड जीतने की रेस में ये चढ़ेंगे। सुंदरम के साथ भी दोस्तों वही वाली बात है कि गोल्ड मेडल तो ले आते हैं, 2022 में वो लेकर आए थे, लेकिन दोस्तों फिर वही चीज हो जाती है कि इनका जो लाइनअप होता है, जिस क्लास में ये compete करते हैं मेंस फिजिक की, वो बहुत ही डिफिकल्ट क्लास होती है। वहां पे बहुत से नामी बॉडी बिल्डर्स compete करते हैं, और फिर कंपटीशन हो जाता है बहुत ही टफ, और इनके लिए भी जो है वो वाला कंपटीशन क्रैक करना फिर मुश्किल हो जाता है। दोस्तों उम्मीद यही है, इस बारी अपडेट देखने के बाद काफी प्रॉमिसिंग नजर आ रहे हैं। अच्छी खासी फुलनेस है इनकी जो अपर बॉडी में, इनके डेल्ट्स हो गए, आर्म्स, इनकी चेस्ट, अच्छी खासी फुलनेस वहां पर इन्होंने मेंटेन करके रखी हुई है। बाकी 10 हफ्तों के बाद दोस्तों ये चढ़ेंगे स्टेज पर, और उम्मीद दोस्तों यही है, क्योंकि मेरे को सुंदरम से हमेशा से उम्मीदें रहती हैं, और इसमें कोई बुरी बात नहीं है। उनकी फिजिक में पूरा पोटेंशियल है कि वो प्रो कार्ड जीत सकते हैं। इनको बस एकदम लेजर शार्प फोकस्ड रहना पड़ेगा और अपना बेस्ट वर्जन लाने की पूरी कोशिश करनी पड़ेगी। 10 हफ्ते रह चुके हैं, सुंदरम के लिए बेस्ट विशेष हैं, और उम्मीद करता हूं लाइनअप इस बारी बहुत ही तगड़ा देखने को मिलेगा शेरू क्लासिक में। अगली अपडेट पे दोस्तों बढ़ते हैं हम लोग इंटरनेशनल बॉडी बिल्डर्स की अपडेट के बारे में, और हाँ उन अपडेट्स के बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे, और टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो मैंने आपको स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो के अंदर बताया था कि सच्चाई क्या बॉडी बिल्डिंग के बारे में। लेकिन दोस्तों फिलहाल हम लोग बात करेंगे इंटरनेशनल बॉडी बिल्डर्स की अपडेट के बारे में, और दोस्तों सबसे पहली अपडेट आती है आंड्रे ड्यू की तरफ से। और आंड्रे ड्यू मैं जानता हूं कि बहुत उनकी फैन फॉलोइंग है, खासकर इंडियन फैंस जो बॉडी बिल्डिंग किया है वो आंड्रे को बहुत ही पसंद करते हैं। तो दोस्तों आंड्रे की तरफ से क्या अपडेट आती है? आंड्रे दोस्तों इस अपडेट के अंदर हम लोगों को बताते हैं कि 8 महीनों से वो नेचुरल है, मतलब 8 महीनों से उन्होंने कोई भी पीडीज का इस्तेमाल नहीं करा है, कोई भी स्टेरॉइड्स वगैरह का इस्तेमाल उन्होंने नहीं करा है, और अपनी चेक इन की अपडेट दिखाते हैं। आंड्रे दोस्तों इस पोजिंग वीडियो के अंदर आप देख सकते हो कि किस तरीके से जो उनकी मसल्स नजर आ रही हैं, काफी लीन नहीं है जो हम लोग यूज्ड टू हैं कि इंस्टाग्राम पे जो है आंड्रे काफी लीन और वैस्कुलर नजर आते हैं। इस वीडियो के अंदर देखा जा सकता है कि आंड्रे का काफी, मैंने पहली बार हुआ है कि मैंने उनका सॉफ्ट वर्जन देखा है। ऑब्वियसली अंडरस्टैंडेबली सो उन्होंने खुद लिखा है कि 8 महीने से उन्होंने स्टेरॉइड और पीडीज का नहीं इस्तेमाल करा है, तो अपनी फिजिक को वो डिटॉक्स कर रहे होंगे, और अगली प्रेप स्टार्ट करने से पहले अपनी फिजिक को थोड़ा हेल्दियर साइड पर रख रहे होंगे। बॉडी बिल्डर जो है यूजुअली अक्सर ऐसा करते हैं, कंपटीशन सीजन के दौरान जब प्रेप कर रहे होते हैं तो काफी बॉडी बिल्डर्स जो है ब्लास्ट करते हैं स्टेरॉइड्स को, फिर क्रूज करते हैं जब कंपटीशन खत्म हो जाता है, यानी कि थोड़ी बहुत डोसेज पर तो रहते ही हैं। बट यहाँ पे आंड्रे जो है हम लोग को बताते हैं कि बिल्कुल ही उन्होंने स्टेरॉइड्स छोड़ रखे हैं 8 महीने से, मतलब बिल्कुल ही आंड्रे की ये वाली स्टेरॉइड मुक्त फिजिक है। स्टेरॉइड मुक्त बोलते हुए हालांकि काफी अजीब सा लग रहा है, लेकिन दोस्तों मैं खुद बिलीव करता हूँ कि आंड्रे की वाली जो फिजिक है 8 महीने से नेचुरल है, क्योंकि इसमें कोई ऐसा कोई मेजर वैस्कुलैरिटी और बहुत ज्यादा कंडीशन नहीं नजर आ रहे हैं। देखकर लग रहा है कि मतलब बॉडी बिल्डर अपने ऑफ सीजन में है, और ये भी बोलूंगा कि विदाउट स्टेरॉइड्स उनकी बॉडी अच्छा खासा उन्होंने अपना साइज फिर भी मेंटेन करके रखा हुआ है। तो हानी रैमबोर्ड दोस्तों पता नहीं इनको क्या इन्होंने क्या प्लान करके रखा हुआ है आंड्रे के लिए, और कब वो हमको दिखेंगे स्टेज पर compete करते हुए। ऐसा कोई मेजर अपडेट तो आंड्रे की तरफ से नहीं आई है, बट ये है दोस्तों उनकी लेटेस्ट फिजिक अपडेट। और मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि आप लोग बिलीव करते हो कि आंड्रे 8 महीने से बिल्कुल नेचुरल है? इस वाली अपडेट को देखने के बाद अगर मुझसे पूछा जाएगा तो मैं बिलीव करता हूं कि आंड्रे 8 महीने से इस वाली अपडेट के अंदर नेचुरल है। बाकी दोस्तों नेक्स्ट अपडेट के ऊपर बढ़ते हैं, और नेक्स्ट अपडेट आती है एरन बैंक्स की तरफ से, हमारे फॉर्मर ओलंपिया मेंस फिजिक के ओलंपिया चैंपियन की तरफ से। और एरन बैंक्स, अब सभी लोगों को मालूम है कि ओलंपिया में अपना डिफेंड नहीं कर पाए थे, टाइटल हार गए थे वो, रायन टेरी जीत गए थे, सेकंड प्लेसिंग पर आते हैं ब्रैंडन हेंड्रिक्सन, थर्ड पर आते हैं शायद एरन बैंक्स। और एरन बैंक्स दोस्तों इस अपडेट के अंदर फ्रंट डबल बाइसेप्स करते हैं, विच इज बहुत ही अलग लगता है कि जब एक मेंस फिजिक वाला बंदा फ्रंट डबल बाइसेप्स करता है, जो कि एक बॉडी बिल्डिंग पोज है। इसमें वो मेंशन करते हैं अपने कोच को और लिखते हैं 18 वीक्स आउट, और 18 हफ्ते के बाद जो शो होने वाला है जो नजदीक बैठ रहा है वो है दुबई प्रो शो। तो क्या एरन बैंक्स दुबई प्रो शो के स्टेज पर चढ़ने वाले हैं? हालांकि दोस्तों उनको जरूरत नहीं है चढ़ने की और कम्पीट करने की भी किसी भी शो में, क्योंकि वो फॉर्मर ओलंपिया चैंपियन है, तो वो लाइफ टाइम के लिए क्वालिफाइड ओलंपिया के लिए, तो वो क्यों कम्पीट कर रहे हैं? खैर वो उन पर डिपेंड करता है,
वो कर सकते हैं कम्पीट। दुबई प्रो शो हालांकि काफ़ी नज़दीक बैठ रहा है, जो उन्होंने बताया कि 18 वीक्स के बाद वो कम्पीट करने वाले हैं। दोस्तों एरन को इस बारी अपना टाइटल डिफेंड करने के लिए, मतलब टाइटल रीगेन करने के लिए उतरना पड़ेगा ओलंपिया स्टेज पर, और ये अलग ही लेवल का चैलेंज होगा उनके लिए। इस बारी उन्होंने कोई आर्नोल्ड में भी कम्पीट नहीं करा, जो कि वो लास्ट 2 सालों से कम्पीट करते हुए आ रहे हैं। एरन बैंक्स, मुझे ऐसा लगता है कि ओलंपिया के फाइनल्स में काफ़ी इंप्रूव आए थे, और अगर वो प्री जजिंग के दौरान वैसी फिजिक लेकर आते तो फिर उनके और रायन टेरी के बीच में बहुत ही तगड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता था। बट इसे मेरा एक ओपिनियन है, मुझे ऐसा लगता है कि एरन बैंक्स फाइनल्स के दौरान काफ़ी इंप्रूव्ड आए थे। बट इस बारी उनके लिए जो अगला चैलेंज होगा वो होगा उनका अगला शो, और साथ ही में ओलंपिया स्टेज इस साल का। ये दोस्तों कुछ करंट अपडेट एरन की तरफ से। नेक्स्ट अपडेट पे हम लोग बढ़ते हैं, जो कि आती है हादी चुपान की तरफ से। और हादी चुपान दोस्तों काफी खुश नजर आ रहे हैं। अब ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ काफी खुश क्यों नजर आ रहे हैं? दोस्तों वो खुश इसलिए नजर आ रहे हैं क्योंकि ऑब्वियसली उन्होंने आर्नोल्ड क्लासिक और आर्नोल्ड क्लासिक यूके लगातार 2 बारी जो है जीत लिया है, मतलब बैक टू बैक जीता है, 2 बार नहीं जीता है, बैक टू बैक जीता है। और इस कैप्शन के अंदर वो लिखते हैं कि रिपीट रिपीट मोर। और ये वाली दोस्तों कुछ पोजिंग वीडियो वो डालते हैं अपने इंस्टाग्राम पे। और दोस्तों हादी जो है उन्होंने अपना जीत के इस बारी का जो दोनों आर्नोल्ड क्लासिक्स हुए उनके अंदर जो कॉन्फिडेंस होगा बहुत ही अलग लेवल का चला गया होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ओलंपिया हारने के बाद डेरिक लंसफोर्ड से उनका जो एटीट्यूड था लोगों को बहुत ही खराब लगा था, जैसे वो स्टेज से चले गए थे, और लोग उन पर डाउट करना शुरू हो गए थे कि हादी चुपान दोबारा से कभी ओलंपिया चैंपियन नहीं बन सकते हैं। लेकिन वही चीज उन्होंने इस बारी प्रूव कर दी है, दोनों ही आर्नोल्ड क्लासिक जीतने के बाद, कि मैं पर्शियन वुल्फ हूं और मैं इस बारी आ रहा हूं अपना ओलंपिया टाइटल रिगेन करने के लिए। और मैं जानता हूं कि डेरिक लंसफोर्ड ने इनको काफी नजदीकी से देखा होगा, इनका हर एक शो फॉलो कर रहे होंगे बढ़िया तरीके से, कि भाई मेरे को मेहनत करके आनी पड़ेगी और इतना इजी नहीं होगा हादी को दोबारा से हराना, जैसे मैंने पिछली बार हरा दिया था, और वो भी काफी क्लोज का मुकाबला था 2023 का। तो दोस्तों इस बारी हादी चुपान पूरा कॉन्फिडेंस लेकर जा रहे हैं ओलंपिया में, और डेरिक लंसफोर्ड को एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी। तो दोस्तों मुकाबला काफी ज्यादा मजेदार होने वाला है, और ये कुछ अपडेट आती है हादी चुपान की तरफ से। नेक्स्ट अपडेट पे दोस्तों हम बढ़ते हैं, जो कि आती है निक वॉकर की तरफ से। और निक वॉकर अपनी करंट फिजिक अपडेट दिखाते हैं अपने इंस्टाग्राम पे, और लिखते हैं कि 8 वीक्स 279 दिस मॉर्निंग, उनका करंट वेट है 280 पाउंड के आसपास। और निक वॉकर का जो अगला शो होने वाला है वो है न्यूयॉर्क प्रो शो। न्यूयॉर्क के स्टेज पर निक वॉकर अपना रिटर्न करने वाले हैं 2021 से, जहां पर उनका नाम बड़ा था, नाम जहां से उनका चढ़ा था निक वॉकर का न्यूयॉर्क प्रो शो जीतने के बाद। अब दोस्तों वो वापसी कर रहे हैं उसी शो में, और यहाँ पे दोस्तों निक की करंट फिजिक अपडेट देखी जा सकती है। अब मैं जानता हूँ कि बहुत से लोगों को ये वाली फिजिक इतनी पसंद नहीं आती होगी, कई लोगों को लगता होगा कि ये तो बॉडी बिल्डिंग ही नहीं है, ये तो बहुत ही आउट ऑफ प्रोपोर्शन बॉडी बिल्डर है, हमें तो एंड्रू जैक जैसी फिजिक पसंद है। लेकिन निक वॉकर अपने आप में ही अलग ही लेवल के मॉन्स्टर हैं, वो अलग क्राइटेरिया जो है बॉडी बिल्डिंग का फुलफिल करते हैं, जो कि एक मास मॉन्स्टर, एक फ्रीकी बॉडी बिल्डर का, और वही चीजें उनसे एक्सपेक्ट करी जाती है। आप लोग निक वॉकर से ये नहीं एक्सपेक्ट करोगे कि वो एक वैक्यूम वाला पोज करेंगे और एंड्रू जैक जैसी लाइंस दिखाएंगे स्टेज पर। उनसे हमेशा से वही चीज एक्सपेक्ट करी जाती है कि वो एक फ्रीकी वर्जन लेकर आए और एकदम डरावना वर्जन लेकर आए, और यही चीजें मैं निक वॉकर से इस बार एक्सपेक्ट कर रहा हूं। कहां पर? न्यूयॉर्क प्रो शो में, और जब वो वाला शो जीत जाएंगे तभी वो क्वालिफाई कर पाएंगे ओलंपिया स्टेज के लिए। बाकी दोस्तों ये थी कुछ अपडेट निक वॉकर की तरफ से। नेक्स्ट दोस्तों जो अपडेट आती है वो है जज की तरफ से। टाइलर मैनियन, जिन्होंने जजिंग करी थी इस वाले आर्नोल्ड क्लासिक यूके की, वो बताते हैं कि क्यों हादी चुपान जीत गए थे सैमसन दौदा से। अब बहुत ही बड़ी वीडियो थी, अराउंड 13 मिनट्स का पार्ट 1 था इस वीडियो का। इसमें दोस्तों मैं आपको समराइज करके बताऊं तो टाइलर मैनियन, जो कि इस बारी की जजिंग कर रहे थे आर्नोल्ड क्लासिक यूके की, वो ये बताते हैं कि हादी और सैमसन के बीच में जो ये वाला मुकाबला था आर्नोल्ड क्लासिक यूके का, जो सैटरडे फाइनल्स थी हमारी, वो काफी हद तक क्लोज का मुकाबला था। इसमें वो ये बताते हैं कि सैमसन ने जो पूरे कंपैरिजन के अंदर 2 पोजेस जीते, वहीं पर हादी चुपान ने बाकी के पोजेस जीत लिए थे। सैमसन ने जो पोजेस जीते थे वो थे फ्रंट लैट स्प्रेड और साइड चेस्ट पोज। ये दोनों पोजेस के अंदर सैमसन ने जीत हासिल करी थी, और बाकी जितने भी पोजेस थे, फ्रंट डबल बाइसेप से लेकर दोनों बैक शॉट्स, साथ ही में एब एंड थाई, मोस्ट मस्कुलर, ये जितने भी पोजेस थे, और साइड ट्राइसेप्स भी, सारे पोजेस हादी चुपान जीतते हैं। और क्यों जीतते हैं? क्योंकि उनके पास सुपीरियर कंडीशनिंग थी, ज्यादा बेटर सेपरेशन थी सैमसन से। और अगर सैमसन शो जीतना चाहते हैं, अगर वो हादी को हराना चाहते हैं, तो उनको डीप सेपरेशन और ज्यादा बेटर कंडीशन लेकर आनी पड़ेगी, और ड्राई फिजिक लेकर आनी पड़ेगी। और उनकी फिजिक में अभी इतनी सेपरेशन नहीं है। जब वो मोस्ट मस्कुलर करते हैं तो चेस्ट पे वो स्ट्राइशंस, वो डीप कट्स नहीं नजर आते हैं। हालांकि सैमसन स्टेज प्रेजेंस उनकी बहुत ही धमाकेदार है, बहुत ही बड़े नजर आते हैं स्टेज पर। बट अगर वो टॉप की प्लेसिंग्स लेकर आना चाहते हैं और जीतना चाहते हैं शोज, तो उनको सेपरेशन विद डीप कट्स
जो डीप और गहरे कट्स होते हैं वो सैमसन को लेकर आने पड़ेंगे अगर वो शो जीतना चाहते हैं तो। और यही चीज़ दोस्तों उनको ओलंपिया की प्रेप के लिए भी करनी ही पड़ेगी। और ये कुछ अपडेट आ रही थी दोस्तों, और ये पूरा एक्सप्लेन करा था अच्छे से जज ने कि हादी और सैमसन की जजिंग किस क्राइटेरिया पर हुई थी। एट द एंड ऑफ द टाइम हादी ज्यादा कंडीशन थे, ज्यादा बेटर सेपरेशन के साथ आए थे और उन्होंने बड़े सैमसन दौदा को इस कारण की वजह से हरा दिया। अब इसी के साथ दोस्तों हम लोग अपनी कुछ फाइनल अपडेट्स की तरफ बढ़ते हैं। और फाइनल अपडेट्स या तो मैं टॉपिक्स भी कह सकता हूँ। इसमें से दोस्तों पहला टॉपिक आता है बिलाल अली की तरफ से। और बिलाल अली जो है अपने इंस्टाग्राम पे हम लोगों को बताते हैं कि सच्चाई क्या है बॉडी बिल्डिंग की। उन्होंने कुछ 1-2 मिनट की वीडियो डाली थी अपने इंस्टाग्राम पे रिसेंटली, तो वो वाली वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। और कुछ सच्चाई बॉडी बिल्डिंग की जो है मैं अली की तरफ से और उनकी जुबानी से आप लोगों को सुनाना चाहता हूँ। तो आप लोग अगली क्लिप सुन सकते हो। तो आज मैं आप लोग को एक छोटा सा एडवाइस दूंगा। मेरे को बहुत ज्यादा लोग डीएम करते हैं, मतलब प्रोटीन के बारे में, कौन सा सप्लीमेंट खाऊं। एक बंदा बोलता है भैया प्रोटीन अच्छा है, दूसरा बोलता है प्रोटीन मत खाओ, ये खाओ, वो खाओ, सलाजीत खाओ। मतलब वो जो चिकपीस का वो जो उन्होंने बनाया हुआ है शेक जो होता है, 2 खजूर डालो, 1 केला डालो, ये डालो, वो डालो, ये सब बकचोदी है। ये लोग व्यूज के लिए करते हैं। ज्यादातर ये वो कोचेस होते हैं जो 1-2 लोकल शो खेल के टॉप कोच बने होते हैं। देखो आपने प्रोटीन खरीद भी लिया, आपकी बॉडी बन भी गई, 6 पैक भी बन गया, आप कंपटीशन खेलने भी चले गए, आप जीत भी गए, प्रो कार्ड भी जीत गए, ओलंपिया भी क्वालिफाई हो गए, आपको क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा, कोई टका नहीं मिलेगा आपको। मैं 4 दफा क्वालिफाई हूँ, मेरे को क्या मिला? कुछ नहीं मिला। किसी ने मेरे को कुछ नहीं दिया। कोई डेंजर मिटाने की कोई जरूरत नहीं, आपको कुछ नहीं मिलेगा स्पोर्ट से। करना है, शौक है, ओके, पैसे आपके पास है, इनफ पैसे हैं, सेविंग्स है, अच्छी जॉब है, करो। आपने बॉडी बिल्डिंग को प्रोफेशन नहीं बनाना। देखो इंडिया में होंगे 15-20 टॉप एथलीट्स जो बॉडी बिल्डिंग से पैसा कमा रहे होंगे। वो बॉडी बिल्डिंग से नहीं कमाते, वो आप लोगों से कमाते हैं, ठीक है। उनको बॉडी बिल्डिंग कुछ नहीं देती, उनको आप लोग पैसे देते हो, उनसे ट्रेनिंग लेते हो। जैसे अपनी वीडियो के अंदर अली बताते हैं कि बॉडी बिल्डिंग के अंदर इतना पैसा नहीं है और बॉडी बिल्डिंग के अंदर आपको अपने आप को स्टैंड करना पड़ता है, अपना आपको पहले फाइनेंशियली सेटअप करना पड़ता है बिफोर कंपीटिंग। तो ये वाली चीज़ जो है टॉपिक ऑफ डिस्कशन बन गया। और रिसेंटली दोस्तों IFBB प्रो राहुल फिटनेस जो है अपने इंस्टाग्राम पे लाइव वीडियो पर आते हैं और वही सच्चाई को एक्सटेंड करके अपना नजरिया बताते हैं कि राहुल फिटनेस का जो 10 साल का करियर है, 10 साल से ऊपर से वो जो इस इंडस्ट्री के अंदर है, उनका क्या मानना है कि बॉडी बिल्डिंग की क्या सच्चाई है और क्या वो सोचते हैं कि बॉडी बिल्डिंग में पैसा है या फिर नहीं है। तो उनकी जुबानी से दोस्तों आप लोग अगली क्लिप सुन सकते हो। जेब हमेशा खाली रहेगी, जितना कमाओगे सब बॉडी पे लग जाएगा। सिर्फ नाम और फेम मिलेगा और नाम फेम से घर नहीं चलता। मेरी किस्मत अच्छी थी कि मैं एक अच्छा कोच बन गया, बॉडी बिल्डिंग कराने लग गया बच्चों को, मेरी शॉप खुल गई, मेरी जिम खुल गई। लेकिन हर कोई मेरे जैसा नसीब वाला नहीं होता, ठीक है ना। सबका नसीब मेरे जैसा नहीं होता। बहुत सारे बच्चे मैंने ऐसे देखे 4 साल 5 साल गेम करके छोड़ देते हैं क्योंकि उनके पास पैसे खत्म हो जाते हैं, ठीक है ना। उनकी मेडिकल इशू हो जाते हैं उनको बहुत सारे, और फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो जाती है, घर में बहुत तकलीफ होती है। अगर आपके पास कोई और ऑप्शन है ना मेरे भाई, तो बॉडी बिल्डिंग से अगर हट के तो प्लीज उस स्पोर्ट में चले जाना। वहां पे आपको काफी अच्छा स्कोप मिलेगा। मैंने पूरी जिंदगी बॉडी बिल्डिंग करी है, 10 साल अपने करियर में, 20 साल में वर्कआउट करते हुए मुझे भी कुछ नहीं मिला। आप सोचोगे ब्रांड, भाई एक ब्रांड आई थी फिटलाइन, वो भी चलेगी। डिमोटिवेशन मुझे नहीं हो रहा, मैं कोई डिमोटिवेट नहीं हो रहा। मैं तो अपनी गेम करूंगा भाई, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है। देखो मेरे पास जिम भी है, मेरे पास क्लाइंट्स भी है, मेरे पास ब्रांड भी है, मैं कमा रहा हूँ और लगा रहा हूँ। मैं उन लोगों को कह रहा हूँ जो बच्चे बॉडी बिल्डिंग करना चाहते हैं, तो भाई पहले सोच लेना तब इस गेम में घुसना। कोई अच्छा काम करो, शॉप डाल दो साइड में या जिम डाल दो, ठीक है ना। कोई अच्छी ब्रांड बना दो अपनी, या कोई अपना बिजनेस कर लो, छोटा बड़ा बिजनेस कर लो और उसके साथ साथ पैसा कमाओ और बॉडी बिल्डिंग करते रहो अगर आपका शौक है तो। लेकिन सिर्फ बॉडी बिल्डिंग के भरोसे मत रहना, यहाँ कुछ मिलने वाला नहीं है। मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है। दोस्तों मैं दोनों ही बॉडी बिल्डर्स की बात से मैं सहमत हूँ कि बॉडी बिल्डिंग के अंदर अगर आप लोग बॉडी बिल्डिंग करना चाहते हो तो पहले आपको खुद को सेटअप करना पड़ेगा, फाइनेंशियली करना पड़ेगा, आपको कोई दूसरी जॉब करनी पड़ेगी। अगर मैं टॉप के बॉडी बिल्डर्स के बारे में बात करूँ, मेरा सबसे पहला नाम आता है रॉनी कोलमैन सर का। रॉनी कोलमैन दोस्तों जब वो कम्पीट करा करते थे, उससे पहले वो एक पुलिस वाले थे, उन्होंने अपनी नौकरी नहीं छोड़ी थी जब वो कम्पीट कर रहे थे। उन्होंने अपने पैसे कमाए, साथ साथ वो बॉडी बिल्डिंग भी करते थे। तो बॉडी बिल्डर को सबसे पहले अपने आप को फाइनेंशियली स्ट्रांग करना पड़ेगा कम्पीट करने से पहले, और उसके बाद वो शौकिया तरीके से कम्पीट कर सकते हैं। बिफोर अगर वो कोई सीरियस एथलीट बन जाते फिर वो फुल टाइम कर सकते हैं, बट उससे पहले शौकिया तरीके से ही स्पोर्ट को लेना चाहिए, क्योंकि ये एक रिच मैन स्पोर्ट है और एक काफी एक्सट्रीम स्पोर्ट है बॉडी बिल्डिंग का। इसके बाद दोस्तों मैं फाइनल अपडेट में लेकर आ चुका हूं, जो कि आती है रोहित खत्री की तरफ से, तुम्हारा भाई रोहित खत्री। और रोहित खत्री दोस्तों एक चैलेंज देते हैं फिटनेस इंडस्ट्री को। तो वो क्या चैलेंज है, मैं आपको उन्हीं की जुबानी से उनका जो चैलेंज है आपको मैं सुनाना चाहता हूँ। प्रो कार्ड तो दूर की बात, मेरा कोई मेडल भी नहीं आया। तो अब मेरे पास भाइयों 2 ऑप्शन बचे हैं। आज से लेकर इस साल के एंड तक, मतलब 31 दिसंबर तक, मेरा जो गोल रहेगा वो रहेगा प्रो कार्ड लाना अपने इंडिया के लिए, खुद के लिए, जो आप लोग मेरे को प्यार और सपोर्ट करते हो उनके लिए। पर
प्रो कार्ड अगर नहीं भी आया तो मेरा जो दूसरा गोल है वो है कोई ना कोई मेडल आना चाहिए, चाहे वो सेकंड हो चाहे थर्ड हो, मेरे को एक मेडल चाहिए। अगर इस साल के एंड तक मेरा कोई मेडल नहीं आता है भाइयों, मैं ये प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग छोड़ दूंगा। तो भाइयों बहुत सोचने के बाद मैंने यही डिसीजन लिया है कि आज से लेकर इस साल के एंड तक जितने भी बेस्ट कंपटीशन होंगे मैं सारे खेलूंगा, चाहे मेरे को अभी शेरू क्लासिक खेलना पड़े, चाहे मेरे को बिग फिट क्लासिक खेलना पड़े, चाहे मेरे को 10 कंपटीशन खेलने पड़े, चाहे मेरे को अमेचर ओलंपिया इंडिया के बाहर 31 दिसंबर तक या तो मेरा मेडल आएगा। गोल तो रहेगा मेरा प्रो कार्ड का, पर मेडल तो मेरे को चाहिए ही चाहिए। अगर मेडल भी नहीं आता है तो मैं ये प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग छोड़ दूंगा भाई। और मैं एक बात बोलना चाहूंगा, पूरी फिटनेस इंडस्ट्री को ओपन चैलेंज है मेरा, जितने भी फिटनेस एथलीट है इंडिया में, अब की बार मैं कंपटीशन खेलने वाला हूं मेंस फिजिक का। अपना बेस्ट वर्जन लेके आना, क्योंकि मेरे को चाहिए कि कंपटीशन इतना बड़े लेवल पे हो कि ऐसा लगे कि वर्ल्ड में बेस्ट कंपटीशन होने जा रहा है। तो दोस्तों रोहित खत्री कहते हैं कि इस साल के एंड पर यानी कि 31 दिसंबर से पहले वो एक मेडल जीतना चाहते हैं और प्रो कार्ड जीतना चाहते हैं और अपनी वो पूरी कोशिश करेंगे। तो मैं अब इसके अंदर कुछ बोलूंगा नहीं, वो तो आप लोग ही बोल सकते हो भाई कमेंट सेक्शन में। कॉन्फिडेंस उनका हमेशा से हाई रहता है, मैं तो उनके लिए बस पॉजिटिव चीज़ें ही बोलूंगा कि भाई उम्मीद करता हूं कि वो कोई अच्छा मेडल लेकर आए, प्रो कार्ड जीत कर आए। देखते हैं दोस्तों इस बारी वो क्या करते हैं, उम्मीद करता हूं कुछ ना कुछ अच्छा ही करेंगे। बाकी दोस्तों इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई तो लाइक सब्सक्राइब शेयर भाई सब्सक्राइब कर देना यार चैनल को, बिकॉज अब रेगुलर अपडेट्स आ रही हैं और मैं आप सभी लोगों को मिलता हूं अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।